नमस्कार श्रोताओं, इस वक्त आकाशवाणी और विविध भारती वाराणसी से बातचीत के लिए हमारे साथ हैं प्रख्यात कथक नृत्यांगना काजल शर्मा जी, जो इंग्लैंड से हमारे साथ जुड़ी हैं। आगरा की रहने वाली हैं। कहते हैं आगरा मोहब्बत की नगरी है, प्रेम की नगरी है, और वहाँ से आपने ये जो कला यात्रा का आरंभ किया वो अब बिल्कुल विश्वदूत की तरह से आप हमारे सामने हैं। बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं काजल शर्मा जी आपका। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। और हमें बहुत खुशी हुई जी। और आगरा के बारे में तो आपने कुछ पंक्तियां भी कही हैं, वो पहले हमारे श्रोताओं को आप बता दें ताकि वो जान सकें कि आप में कितने तरह की प्रतिभाएं हैं। एक बड़ा नाम आपने तय किया है अपने इस कला यात्रा में। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और हिंदुस्तान सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। और यहाँ इंग्लैंड की मॉर्निंग है तो सबको गुड मॉर्निंग। मैं आगरा में जन्मी हूँ, जैसे आपने बताया। तो आगरा के लिए मैंने कुछ 4 पंक्तियां लिखी हैं, मैं आपको गुनगुना के बताऊंगी। जी, स्वागत। खिली हूँ मैं जो यूं गुलशन में तेरे, रंगीन खुशबुओं की बाहर लेके। क्या कहने। खिली हूँ मैं जो यूं गुलशन में तेरे, रंगीन खुशबुओं की बाहर लेके। ये मैं नहीं, मेरे बस की बात नहीं, बढ़ाए कदम कामयाबी के, तेरा प्यार और यकीन उधार लेके। बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत शब्द। और ये कहें कि बिल्कुल खो सा जाता है आदमी आपकी इन पंक्तियों को सुनते हुए। बहुत ही सुंदर गाती भी हैं आप, मधुरतम, अति सुंदर। और बनारस भी जी, बनारस भी आपका आगमन हुआ है। बनारस को लेकर के कैसी यादें हैं दूर इंग्लैंड में रहते हुए। बनारस फॉर्चुनेटली मैं अभी पिछले साल मेरा आना हुआ था जी। और वहाँ काशी विश्वविद्यालय में मेरी वर्कशॉप भी थी और संध्या घाट पे मैंने कार्यक्रम भी किया था जी। और क्योंकि मैं इलाहाबाद प्रयाग तक आई थी कुंभ मेले में परफॉर्म करने के लिए और सौभाग्य से बनारस आना हुआ जी, तो मैं एकदम खिंची चली आई, क्योंकि बनारस पहले भी मैं आई हूँ कार्यक्रम करने और बनारस का एक अपना एक अलग खुशबू है और एक अलग खिंचाव है। और इसी खिंचाव से दूर दराज से दुनिया भर से लोग, खासतौर से जो हमारे आपकी जो तहजीब से वाकिफ नहीं है, वो लोग भी आते हैं और बनारस को महसूस करते हैं, इसकी आत्मा को महसूस करते हैं। और अब हम शुरुआत करें आपकी इस कला यात्रा को लेकर के। तो शुरुआत किस तरह से हुई? कथक के प्रति आपका आकर्षण कैसे उत्पन्न हुआ? मैं बहुत छोटी थी तो अपने घर में ही, अपने मोहल्ले में ही मैं कार्यक्रम किया करती थी। बड़ी बहनें मुझे तैयार कर देती थी सजा धजा के और अपने घर में मैं सबसे छोटी रही हूँ। मेरे से बड़ी 5 बहनें और एक सबसे बड़े भाई जो साइंटिस्ट थे और बाद में जिन्होंने अब्दुल कलाम जी के साथ काफी मिसाइल्स प्रोजेक्ट्स में काम किया। मेरे फादर सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर थे, मदर मेरी मैथमेटिक्स की टीचर थी, लेकिन आर्ट पेंटिंग का बहुत उनको शौक था। अच्छा। तो मैं घर में सबसे छोटी थी। उसका मुझे फायदा ये मिला कि मुझे परमिशन मिली बाहर जाके परफॉर्मेंस करने की, छोटे होने के बाद भी, क्योंकि जी। मेरे पिताजी नहीं चाहते थे कि कोई बेटी घर से बाहर निकल के परफॉर्म करे। उस समय आप समझ सकते हैं, आज से 50 साल पहले आगरा के छोटे मोहल्लों में बाग मुजफ्फर खां में हम लोग रहते थे, तो वहाँ इस तरह का माहौल नहीं था कि बेटियां या लड़कियां घर से बाहर निकल के इस तरह कार्यक्रम करें जी। तो मैं बहुत छोटी थी, कोई 2.5-3 साल की मैं रही होंगी, तभी से मैं अपने कार्यक्रम करती थी। खुद ही अपनी टिकट बनाती थी, बहनें हेल्प करती थी और मैं मोहल्ले में बांट के आती थी कि शाम को मेरा कार्यक्रम है, आप आना। ऐसे फिल्मी गानों पे ही मैं डांस किया करती थी जी। लेकिन वो प्रतिभा मेरी माँ ने देखी और मेरी बहनों ने बहुत एनकरेज किया और मेरे पिताजी को रिक्वेस्ट की कि ये छोटी है, इसको आप आगे बढ़ने दें। और मेरा घर का नाम भी डॉली था और वो मुझे डॉल की तरह तैयार करके, जैसे होता है ना कि जी सबको अच्छा लगता है कि चलो छोटा बच्चा कुछ थिरक रहा है, कुछ लय पे कर रहा है। हाँ। तो मेरा
मेरा एक बहुत माइलस्टोन जो बन गया था, एक आइकॉनिक मेरी पहचान बन गई थी, वो था गाना बिंदिया चमकेगी। तो उसको बाद में दो रास्ते फिल्म के जो डायरेक्टर थे मिस्टर राज खोसला जी, वो भी आगरा से थे। जी। उन्होंने कार्यक्रम में मेरा बिंदिया चमकेगी देखा और कहा कि अगर मैंने इस बच्ची का पहले डांस देखा होता तो मैं मुमताज की जगह इससे ही कराता। क्या कहने, इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट है। जी। तो वहीं से कुछ शुरुआत हुई और फिर मैंने जननाट्य संघ ज्वाइन किया। इप्टा की जो ब्रांच थी आगरा में, जी। राजेंद्र रघुवंशी जी उसके कर्ता धर्ता थे। वहां से मुझे बहुत अपॉर्चुनिटी मिली आगरा के विभिन्न मंचों पे कार्यक्रम करने की। जी। तो वो बचपन का मतलब सफर था और फिल्मी गाने से शुरू हुआ था। कथक के बारे में उस समय हमें कुछ पता नहीं था। जी। तो उस दौरान मैं लखनऊ गई थी केसरबाग नुमाइश में अपना कार्यक्रम करने, एज अ बाल कलाकार। तो सौभाग्य से ऑडियंस में लच्छू महाराज जी, जो कथक के सम्राट हुआ करते थे, बिरजू महाराज जी के चाचा जी, उन्होंने मुझे स्पॉटेड किया और देखा और मेरी माँ को कहा कि कल इस बच्ची को लेके आप मेरी क्लास में आना, मैं इसको सिखाना चाहता हूँ। जी। उन्हें कुछ प्रतिभा नजर आई और ये मेरा सौभाग्य था कि उनकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी और वहां से कथक केंद्र लखनऊ से मैं उनके क्लास में गई और वहां उन्होंने मुझे कथक की पहली शिक्षा दी। तो फिर आगरा से आपने ये जो शिक्षा दीक्षा जो कथक की हुई, वो उसको आपने लखनऊ घराने से जुड़ करके उसकी आपने शुरुआत की? उस समय तक तो मेरा कथक में कोई मतलब ज्ञान नहीं था, कुछ मेरी ट्रेनिंग नहीं थी। तो लच्छू महाराज जी से शुरुआत हुई और मैं लखनऊ तो नहीं रह सकती थी, छोटी थी, परिवार आगरा में। तो मेरी माँ ने कहा कि हम आते जाते रहेंगे जी। तो हम लखनऊ उनके पास आते जाते रहते थे। इसी बीच आगरा में बाबूलाल श्रीवास्तव जी से मेरे कथक की शिक्षा मम्मी ने मेरे कराई। हाँ, जी। क्योंकि उसके लिए विधिवत रोज की शिक्षा की जरूरत होती है, ऐसे नहीं है कि महीने में एक बार या 2 बार ऐसे जी। तो छोटी थी तो भारतीय संगीतालय आगरा में होता था, वहां पे बाबूलाल श्रीवास्तव जी कथक सिखाते थे। वहां पे मैं क्लासेस में उनके ज्वाइन किया और 1 महीने के अंदर ही उन्होंने कहा कि तुम एक कंपटीशन में पार्ट लो। आगरा का लोकल लेवल पे था, कथक कैटेगरी में। उसमें मैंने प्रथम पुरस्कार पाया। क्या कहने। तो वहां से और एनकरेजमेंट मिला कि 1 महीने के अंदर ही एक छोटा बच्चा 7 साल का सीख के प्राइज ले रहा है, तो घर वालों को भी बहुत एक रोमांचक अच्छा लगा। जी। वो लगा कि कुछ कर सकती है ये इसमें। और बहनों ने बहुत सपोर्ट किया और मेरी माँ मेरे लिए सबसे बड़ी मेरी इंस्पिरेशन रही, जो हर कदम पे मेरे साथ रही और उन्होंने मुझे सही रास्ता चुनना और बाद में आप पंडित बिरजू महाराज से भी जुड़ी और उनसे सीखने का सुअवसर आपको प्राप्त हुआ। तो उस समय क्या अवस्था थी? जी, मैं 7 साल की थी जब मैंने कथक आगरा में शुरू किया था जी। और लच्छू महाराज जी ने बिरजू महाराज जी के बारे में बताया था कि तुम दिल्ली जाओगी तो उनसे मिलना और उनसे सीखना। तो दिल्ली में गई, 7 साल की थी, 7.5 साल, छोटी सी थी और महाराज जी से मिली पहली बार भारतीय कला केंद्र में जी। और महाराज जी ने तभी कहा कि तुम जब बड़ी हो जाओगी तो मेरे से सीखने के लिए आना। तो एक तरह से मैं बहुत सौभाग्यशाली थी कि इतने महान गुरुओं अब सोचिए उतने छुटपन में, उस अवस्था में तो बहुत सी बातें उतनी गंभीरता से समझ में भी नहीं आती हैं जबकि जी। लेकिन मैंने तय कर लिया था कि मुझे महाराज जी से ही सीखना है जी। और वो सिलसिला कायम रहा। मैं दिल्ली आती जाती रहती थी, इन बिटवीन लखनऊ आती जाती रहती थी, तो दोनों महाराज जी से मुझे सीखने का मौका मिलता रहा और अपना शिक्षा भी। और ये बड़ी बात हुई कि उन्होंने आपके बारे में कहा कि मेरी जो श्रेष्ठतम शिष्या है वो आप हैं और आपका वो उदाहरण भी अन्य लोगों को देते रहे हैं जी। ये उनका प्यार है, स्नेह है, क्योंकि बचपन से उन्होंने मुझे देखा है एक पिता स्वरूप में। मैंने उनको एक भक्त और भगवान का रिश्ता है मेरा महाराज जी के साथ और वो बहुत स्नेह और बहुत प्यार देते हैं और ये बहुत ही मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ा अवार्ड है कि अगर गुरु कहे कि मैं तुम्हारा उदाहरण देता हूँ जी। और अन्य शागिर्दों को कि बनना है तो काजल के जैसे बनो। क्या कहने। और ये बहुत अपने आप में मेरे लिए
मतलब मेरा जन्म सफल हो जाता है। तो इस तरह से करीब 4 दशक से ज्यादा आपने कथक को दिए और काफी एक लंबी यात्रा रही, देश विदेश में सैकड़ों हजारों कार्यक्रम आपने किए होंगे। तो उसके बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं, कहाँ से क्या क्या उपलब्धियां आपकी रही हैं, कहाँ कार्यक्रम हुए, क्या तजुर्बे आपके रहे? मैं 52 साल हो गया है मुझे कथक के साथ जुड़े हुए, 52 साल जी। तो इस दौरान में बहुत सारे ऐसे वृतांत हैं और किस्से हैं जो कि मैं शेयर करना चाहूंगी, लेकिन समय को देखते हुए मैं छोटे में बताती हूँ। बहुत सारी चीजें हैं। जी जी। सबसे पहले की जो मेमोरेबल मोमेंट था वो यही था कि लच्छू महाराज जी से जिस दिन मैंने पहले दिन सीखा, मैं बहुत छोटी थी लेकिन मुझे बहुत क्लियरली सारा याद है। जी जी। उन्होंने कृष्ण की बांसुरी बना के पोज बनाया था और उनके दांत नहीं थे तो उन्होंने जैसे पोपलापन होता है, सॉफ्ट जॉज, मैंने वो भी कॉपी किया उनको। तो उन्होंने चाटा भी मारा मुझे कि तेरे तो दांत हैं। वो एक किस्सा था जो मैं जीवन भर याद रखूंगी। दूसरा, मैंने महाराज जी से जब सीखना शुरू किया था कथक में संगीत नाट्य अकेडमी की छात्रवृत्ति पे, वो एक मेमोरेबल दिन था मेरी जिंदगी का। और वैसे तो हर दिन ही जब उनसे सीखा तो वो एक मेमोरी बन गई। मैंने विदेशों में बहुत कार्यक्रम किए, 32 से अधिक बार मैं विदेशों में गई भारत महोत्सव में, और जिसमें से जापान फेस्टिवल ऑफ इंडिया महाराज जी के साथ मुझे टूर करने का मौका मिला, और वहां पे नेशनल थिएटर टोक्यो में हमने परफॉर्मेंसेस किए। वो बहुत यादगार हमारे कार्यक्रम थे, बहुत मुझे इनाम मिलते थे वहां पे जी। और मेरा एक छोटा सा एक सोलो पीस होता था और मैं परन करती थी जिसका नाम बाद में महाराज जी ने काजल की परन ही रख दिया। क्या कहने। क्योंकि मुझे बहुत सारे जैपनीज ऑडियंस से प्राइज मिलते थे और मेरे सीनियर्स जो डांसर्स थे वो कहते थे कि हम लोग 4 उसमें हम लोग डांसर्स थे जी। तो मैं सबसे जूनियर मोस्ट थी उसमें। तो मेरी सीनियर्स बोलते थे कि अरे हमने भी तो किया, हमें क्यों नहीं प्राइज मिलता, काजल को ही मिलते हैं। तो वो एक किस्सा था जो हमेशा मुझे गुदगुदाता है कि और अच्छा मुझे करना है। और मैं जब भी कार्यक्रम करती हूँ हिंदुस्तान में भी कहीं भी, ये परन में जरूर नाचती हूँ महाराज जी के आशीर्वाद के तौर पे। और कहते हैं कि पश्चिम के जो देश हैं वो थोड़ा सा हमारे संस्कृति से और इन चीजों से वाकिफ नहीं होते हैं, तो आपने तमाम देशों में ऐसा किया, कैसा रिस्पॉन्स रहता है और क्या उन लोगों की फीलिंग्स होती है यहाँ के इस कथक को लेकर के? जी, जब मैं कार्यक्रम करने जाती थी तो सब चीज ऑर्गेनाइज्ड होती है और ICCR से होता था या इंडियन एम्बेसी या वहाँ की एम्बेसी इन्वॉल्व, तो हर चीज हमें सब तैयार मिलती थी। मतलब हमें कोई प्रमोशन नहीं करना है, सिर्फ जाके ठहरना है, कार्यक्रम करना है और उसका आनंद लेना है। तो सब चीज बड़ी, कहते हैं ना कि हरियाली बड़ी अच्छी दिखाई देती थी। लेकिन जब यहाँ मैं इंग्लैंड में 27 साल पहले आके बसी जी, अपनी शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ, तो 12 साल के गैप के बाद मैंने दोबारा कथक शुरू किया। और ये जो दोबारा शुरू करना एक मेरी डेस्टिनी में था जी। ये बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि हिंदुस्तान से आके कार्यक्रम करके जाना वापस एक अलग बात थी, लेकिन यहाँ पे वो बीज लगाना कला का, उसके लिए शुरू से आखिर तक सारी तैयारियां खुद अपने ही कंधों पर करनी होती हैं। जी जी जी, उसके लिए बहुत मेहनत की। सबसे पहली मेहनत जो थी वो अपने साथ अपने ऊपर की। 3 साल मैंने लगाए अपने को वापस उसी शेप में और उसी स्पीड में लाने के लिए। जी जी। कथक आत्मा में था, अंदर था, जहन में था, रूह में था जी जी। लेकिन क्योंकि एक ये फिजिकल आर्ट है, परफॉर्मिंग आर्ट है, तो डांसर हैज टू बी इन प्रॉपर शेप, और जिसको रियाज कहते हैं वो बिल्कुल अभ्यास मुकम्मल होना चाहिए। 93 में जब मैंने हिंदुस्तान छोड़ा था तो मेरा जो करियर था वो उस समय पीक पे था जी। मैं 2.5 घंटे सोलो करती थी और 9 घंटे रियाज करती थी। तो वो सब वापस से उसी तरह आने में मैंने 3 साल का वक्त लगाया यहाँ पे, छोटे बच्चों के साथ, जहाँ पे घर में सारा हमने खुद ही संभालना होता है, गृहिणी के तौर पे माँ का रोल, एक पत्नी का रोल, और फिर साथ में डांस, कथक की इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्योंकि उसमें बड़े गुरु का नाम जुड़ा है जी जी। और जीवन में जो मेहनत की इतने साल, उसको निभाने के लिए, उसको चरितार्थ करने के लिए, क्योंकि एक कलाकार
कलाकार ने 4 साल पहले क्या किया, 10 साल पहले क्या किया, वो मायने तभी रखेगा जब हम वैसे ही करके आगे भी दिखा रहे हैं। बिल्कुल, हर प्रस्तुति में उसी काबिलियत को, उसी क्षमता को दिखाना होता है और उसी का मान सम्मान होता है। बिल्कुल, हर कार्यक्रम सफल होना चाहिए, तभी वो सफलता का मायना परिभाषा आती है। जी जी। यहाँ पे नॉर्थ वेल्स, नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड का, यहाँ पे कथक का कोई क्लास नहीं थी, कोई शिक्षक नहीं था। और जबकि बहुत से इधर हिंदुस्तानी या फिर पूर्वी एशिया के तमाम लोग वहाँ पे रहते हैं जो इन कलाओं से वाकिफ हैं और मिलते जुलते हैं। जी, वो दक्षिण का जो यूके का पार्ट है, डाउन साउथ लंदन, जी, उस तरफ माहौल में भी थोड़ा बहुत होगा। मैं तो जुड़ी नहीं हुई थी तो मुझे कुछ उसका मतलब फायदा नहीं था। जी। 12 साल के अवधि के बाद, गैप के बाद जब शुरू किया तो बिल्कुल जैसे मैंने कहा कि बीज लगा के उसको सींचा और माहौल बनाया। और अब 16 साल हो गए हैं कथक सिखाते हुए यहाँ पे। जी जी। और हजारों बच्चों ने सीखा है। मैं यहाँ एग्जामिनेशन बोर्ड में मेंबर भी हूँ। और इसमें हिंदुस्तानी बच्चे हैं या फिर उधर के भी लोग हैं जिन्होंने इसमें अभिरुचि दिखाई है आपके साथ? ज्यादातर हिंदुस्तानी बच्चे हैं जिनका बैकग्राउंड, जिनके परिवार हिंदुस्तान से हैं, लेकिन अंग्रेज भी हैं, चाइनीज भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, श्रीलंका के भी हैं, जी जी, और यूरोप के अन्य देशों के भी हैं। और इस इतने बड़े काम में आपके किन लोगों ने साथ दिया, या फिर परिवार का योगदान या सखियों सहेलियों का, मित्रों का योगदान किस तरह का रहा है इतनी बड़े महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में? मेरा सौभाग्य है कि मेरे जो पतिदेव हैं सतीश शर्मा, हमारा बिजनेस है यहाँ पे, उन्होंने हर कदम पे मेरा साथ दिया है। और मेरे से ज्यादा मेरे अभ्यास की चिंता और घर को, जब मैं क्लास लेने जाती हूँ तो घर को, बच्चों को संभालना, और उन्होंने बहुत एक सच्चे जीवन साथी की तरह से मेरी राह पे उन्होंने साथ दिया है। जी जी। उनके प्रयास से ही मैं हिंदुस्तान आती हूँ कार्यक्रम करने के लिए, तो वो घर को संभालते हैं। और ये आसान बात नहीं होती है कि जी जी, घर को भी संभालना, बिजनेस भी संभालना, बच्चे संभालना, और साथ में अपनी पत्नी को पूरा मॉरल, फिजिकल और हर तरह से सपोर्ट देना। जी जी, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और अभी आपने बताया कि आप परीक्षा कमेटियों में भी हैं, तो इतनी एक लंबी यात्रा और इतने महत्वपूर्ण योगदान के बाद किस तरह का मान सम्मान देश विदेश में आपके इस जो कार्य है महत्वपूर्ण उसको मिला है, और इससे किस हद तक संतुष्ट हैं आप? क्या कहेंगी इस बारे में? अधिकतर क्या होता है कि लोग ऐसे सोचते हैं कि विदेश में है तो कुछ भी करेंगे तो बड़ा ऑडियंस उसको अप्रिशिएट करेगी और हर चीज मतलब बहुत आसानी से मिल जाती है विदेश में। जी। ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ क्योंकि इस तरफ कोई माहौल नहीं था। मैं चेस्टर में रहती थी जहाँ पे हिंदुस्तानी फैमिलीज ही कोई 4-5 फैमिलीज थी। जी। ऐसे में आप क्लासेस डेवलप करके कुछ माहौल को बदलने की अगर कोशिश करते हैं तो एक बहुत बड़ा एक चुनौती है। वो मैंने चुनौती स्वीकार की। एक स्टूडेंट से मैंने क्लास शुरू की। जी जी। और आज हजारों स्टूडेंट्स मेरे से सीख चुके हैं, एग्जाम लेते हैं। और मुझे यहाँ चेशर अवार्ड, चेशर जो काउंटी है, जैसे हमारी स्टेट्स होती हैं हिंदुस्तान में, चेशर, पहला चेशर अवार्ड मुझे दिया गया कथक और हिंदुस्तानी संस्कृति के प्रमोशन के लिए इसी हिस्से में। और मैं बड़े गर्व से और बड़ी विनम्रता से कहती हूँ कि मैं इसका श्रेय लेती हूँ कि मुझे गुरु कृपा से ऐसा सौभाग्य मिला कि ये एक इतिहास रचने की बात है कि इंग्लैंड के नॉर्थ में कथक का जो माहौल आज है, जी जी, मैंने ही बिल्कुल आपके कारण है जी। और इतनी मेहनत से आपने किया। हिंदुस्तान में भी बहुत कुछ आपने किया जो पहली बार आपने ही किया, वो चाहे परफॉर्मेंस की बात हो, कुछ ऐसी बातें हमें आप बताना चाहें श्रोताओं को? ताज महोत्सव में पहला कार्यक्रम, पहली नृत्य प्रस्तुति मेरे कार्यक्रम से हुई। ताज महोत्सव की शुरुआत बद्रीनाथ जी धाम, वहाँ पे उत्तर प्रदेश पर्व था। सभी लोग मंच पे कार्यक्रम करते हैं जो आर्टिफिशियली मंच बनाया जाता है जी। लेकिन मैं मंदिर के परिसर में गई और वहाँ हमने महंत जी को प्रार्थना की कि हमारे लिए सबसे बड़ा प्रसाद होगा कि अगर हमें यहाँ पे थोड़ा सा
2 मिनट भी कार्यक्रम करने की अनुमति मिल जाए। तो उन्होंने कहा यहाँ पे तो कार्यक्रम नहीं होता, यहाँ तो भक्त आते हैं, श्रद्धालु आते हैं और भीड़ हो जाती है। तो सौभाग्य से उन्होंने परमिशन दे दी और जैसे भक्त लोग 9 बजे शुरू करते थे दर्शन, तो हमने 8:30 बजे अपनी वहां पे तबला, हारमोनियम, सितार, आपके बनारस के ही सितार के कलाकार थे उसमें मेरे साथ, जी जी, ध्रुव मिश्रा। हाँ, तो ध्रुव उस समय, हम लोग सब बहुत छोटे छोटे से थे और ध्रुव उस समय अपना करियर स्टार्ट कर रहे थे, मतलब डांस के, कथक के साथ बजाने के लिए। तो मेरे साथ बहुत कार्यक्रम में रहे थे क्योंकि धर्मनाथ मिश्रा जी मेरे साथ गाते थे और अरुण भट्ट तबला उन्होंने बजाया था। हमने मंदिर के मेन चबूतरा है बाहर का, वहां पे मैंने एक भजन प्रस्तुत किया और श्रद्धालु सब आके उसको देख रहे थे और वो एक बड़ी उपलब्धि रही है कि उसके बाद से मैंने सुना कि सोनाल मानसिंह जी जो बहुत महान कलाकार हैं कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और ओडिसी की, उनको फिर ये चीज पता चली तो वो शायद हर साल जाती थी उसके बाद करने के लिए, लेकिन वो शुरुआत मैंने पहली बार मेरे साथ ही हुआ। और इतने वर्षों से भारत से दूर रहते हुए इस देश को, हालांकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है और तमाम जो इस तरह के सोशल साइट्स हैं या जरिया है, इंटरनेट है, इसके जरिए हम जुड़े रहते हैं अपने देश और देशवासियों से भी, लेकिन कुछ मिस करती हैं, कुछ लगता है कशिश सी होती है कि इतनी दूरी पर हम हैं और बहुत कुछ अगर हिंदुस्तान में हम रहते तो कर पाते, हालांकि विदेशों में भी रहते हुए इतना कुछ करना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है और बहुत से कलाकारों ने विदेशों में भारतीय नृत्य संगीत का नाम रोशन किया है। जी, यहाँ पे एक सबसे बड़ी चुनौती है उसकी शास्त्रीयता को बरकरार रखने की। जी, क्योंकि हफ्ते में 1 क्लास होती है। तो जैसे हिंदुस्तान में घंटों घंटों रोज क्लास हो रही है। जी जी, शिक्षण पद्धति फर्क है, यहाँ पे हफ्ते में 1 क्लास है। स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को मोटिवेटेड रखना, और यहाँ पे टर्म वाइज होता है, एक टर्म में कोई आया, दूसरे टर्म में स्टूडेंट नहीं आया, तो एक सिलसिला जो होता है बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है उसकी निरंतरता को कायम रखने के लिए कैंडिडेट में या जो सीखने वालों में। जी, तो उनको इस तरह से इंस्पायर करो, वो कंटिन्यू रखें, निरंतरता रखें और वो फिर अच्छा काम करें और सीखें। और ना सिर्फ कथक, अपने संस्कारों से भी जोड़ना, अपनी भाषा से जोड़ना उनको, तो उनके लिए हर चीज बहुत नई होती है। तो वो चैलेंज बहुत था। मैंने यहाँ पे बिल्कुल कथक का जो शुद्ध रूप जो मेरा अध्ययन रहा है महाराज जी से, जो मैंने सीखा है, मैं उसको बिल्कुल उसी तरह से बरकरार रखते हुए ही सिखाती। और बहुत लोग मेरे से कहते हैं कि आपके स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, थोड़ा सा समझौता कर ले, बॉलीवुड में मिला दीजिए, थोड़ा सा इसको ऐसे बदल दीजिए। और मेरा कहना ये रहता है कि चाहे मैं एक ही विद्यार्थी को सिखाऊं, मैं वो सिखाऊंगी जो मैंने अपने गुरु से सीखा है, मैं उसी परंपरा को आगे कायम करूंगी। क्योंकि महाराज जी हमेशा कहते थे कि देखना, एक समय में सब लोग ये करेंगे, वो करेंगे, नए नए प्रयोग करेंगे, तुम इसी को बरकरार रखना, ये बहुत कीमती धरोहर है। अच्छा, आपके कुछ एक शिष्य जो जिनसे आप संतुष्ट हो और जो आपको लगता है कि ये चीज को आगे ले जाएंगे और ये जो प्योरिटी है, जो एक भारतीयता है इस नृत्य की, उस शास्त्रीयता को कायम रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, ऐसे कुछ लोगों का जिक्र आप अगर करना चाहें? जी, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे ऐसे, सौभाग्य से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, गुरु शिष्य परंपरा को। उसमें से कई लोग डॉक्टर्स हैं, जी जी, मेडिकल डॉक्टर हैं, यानी जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में होते हुए भी वो इस कला के प्रति समर्पित हैं और उन्हें अभिरुचि है गहरी इसमें। कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, लॉयर्स हैं। तो ये एक नया अध्याय यहाँ पे जुड़ा है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि 10, 12, 15 साल के ही बच्चे कर रहे हैं, वो लेडीज भी हैं जो कि प्रोफेशन में बहुत अपने आप सक्सेसफुल हैं, सफल हैं, 15-15 साल से सीख रही हैं, एग्जाम दे रही हैं, मेरे साथ कार्यक्रम करती हैं, और हिंदुस्तान भी मेरे साथ आते हैं कई लोग परफॉर्म करने के लिए। जी जी। और अभी 2 दिन पहले मुझे एक मेरी स्टूडेंट ने कॉल करके कहा कि गुरुजी, वो लड़की जो है वो हाफ इंडियन है, हाफ ब्रिटिश है। जी जी। उसके फादर ब्रिटिश हैं और मदर उसकी इंडियन है। तो उसने कहा, उसको हिंदी भी नहीं आती थी, लेकिन उसने हिंदी में कहा, गुरुजी मैं डॉक्टर बन गई हूँ और उसका मैं पूरा क्रेडिट आपको देती हूँ। क्या कहने, आपने जो अनुशासन मेरे जीवन में दिया, ये तो कथक का, उसकी वजह से मैं आज डॉक्टर बन सकी। बहुत बड़ी बात है जी। मेरे दोनों
बेटे मेडिसिन में है, हाँ, मेरा हाँ। बेटा डॉक्टर है, तो मैं उसको इंस्पायर करती थी कि तुम पढ़ाई में भी बहुत अच्छी हो, तुम डांस में भी बहुत अच्छी हो, तो डांस कथक के साथ साथ तुम अपनी पढ़ाई में भी कुछ अचीव करो। ये तो है कि हमारे लिए ये जो कला के जो अलग अलग पद्धतियां हैं वो साधना है, तपस्या है, और उनसे बिल्कुल हमारा तो हर जो इस तरह का माध्यम होता है वो उस लोक से, परमात्मा से जुड़ने का एक साधन होता है। इस हद तक हमारा रूहानी एहसास है इन चीजों को लेकर के। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये रास्ता है, शास्त्रीय नृत्य साधना का रास्ता है, उससे जुड़ने का और अपने को अनुशासित रखने का ये जीवन शैली है, लय सांसों में चलती है। मेरे परिवार में मेरे बच्चे मुझसे कहते हैं कि माँ, जब से आपने दोबारा से मंच पे आई हो, सिखा रहे हो, आपने अपने कथक के साथ दोबारा से जो एक कमिटमेंट लिया है, यू आर अ डिफरेंट पर्सनालिटी। ये तो है, और बहुत अच्छी प्रेरक आपसे बातचीत हुई, और आपके जो तमाम तजुर्बे हैं, जो आपकी उपलब्धियां हैं, आपका कार्यक्षेत्र है, वो इतना वृहद है और इतना लंबा आपका तजुर्बा है कि काफी समय तक हम लोग बातें करें तो भी पूरा नहीं हो पाएगा। कुछ और योजनाएं हैं जिन्हें आप चाहती हैं कि वो किया जाना चाहिए, जिन्हें आप करना चाहती हैं, अमल में लाना चाहती हैं? मैं हर साल हिंदुस्तान आती हूँ, वर्कशॉप्स करती हूँ, और जिसके लिए मुझे महाराज जी ने भी कहा, मेरी माँ ने भी कहा कि हिंदुस्तान में आके काम करो। एक तरह से कनेक्ट होती हूँ मैं अपनी मातृभूमि पे जब आती हूँ। तो इस तरह के मेरे कुछ भविष्य में कार्य, मतलब मैंने सोचा है कि ये सिलसिला बरकरार रहे। मैं जैसे हिंदुस्तान में पहले थी उसी तरह से मैं जुड़ी रहूं और सीखती रहूं, सिखाती रहूं, और आखिरी सांस तक मैं कथक के साथ ही अपने जीती रहूं। क्या कहने, और बहुत ही प्रेरणास्पद बात आपने कही जी। 2018 में मुझे हिंदुस्तान की सरकार ने सांस्कृतिक राजदूत और कथक गुरु का दायित्व निभाने के लिए यूक्रेन भेजा था। जी जी। जहाँ पे मैंने देखा कि यूक्रेन के वहाँ लोकल डांसर्स का बहुत बड़ा फेस्टिवल था, जिसका मैं हेड ज्यूरी भी थी कंपटीशन का जज करने के लिए। तो वहां पे मैंने देखा कि हमारे कथक से और शास्त्रीय नृत्यों से कितना लोगों को प्रेम है। जी जी। 3 दिन का नेशनल कंपटीशन था और सारे यूक्रेन नेशनल्स थे और सभी हिंदुस्तानी ही नृत्य कर रहे थे। तो मैं ये हिंदुस्तान के यंग जनरेशन को बताना चाहती हूँ कि जो विदेश की तरफ या पाश्चात्य देशों की तरफ थोड़ा सा मुड़ के, थोड़ा सा क्रेजी होके देखते हैं कि शायद कुछ विदेशी टच लाएंगे तो ज्यादा मिलेगा, जी जी, नाम कमाएंगे, तो उनके लिए मैं ये एक उदाहरण रखती हूँ कि जब मैं यूक्रेन गई तो वहां पे उन्होंने कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, कथकली और यहाँ तक सत्रिय ऐसी कलाओं का भी प्रदर्शन किया। यानी सोचिए कि भारत की ये जो कलाएं हैं, अलग अलग विधाएं हैं, वो कहाँ कहाँ तक पहुंची हैं। बातचीत के लिए हम लोगों ने शुरुआत आपके उस आगरा पर उन पंक्तियों से की थी, तो चलते चलते भी कुछ आप अगर सुनाना चाहें, बड़ी मधुर आवाज है आपकी और ये आवाज की खनक भी बहुत प्रभावित करती है, तो कुछ आप चलते चलते संदेश के रूप में, या जो कुछ पंक्तियां आपको बेहद अजीज हो, प्रिय हो, वो हमारे श्रोताओं के लिए आप सुनाना चाहें। एक दादरा है महाराज बिंदादीन जी का। जी स्वागत। इजाजत चाहती हूँ जो भी गुणी लोग सब सुन रहे हैं उनसे। स्वागत। घेर घेर आए बादरा, घेर घेर आए बादरा, काली घटा घन घोर घेर लीनो, काली घटा घन घोर घेर लीनो, सुनी सेज जिया माह डरे, बिंदा थर थर कांपे दे, घेर घेर आए बादरा, घेर घेर आए बादरा। क्या कहने,
अद्भुत, बहुत ही बेहतरीन। और गायकी में भी वही बात है आपके नृत्य के साथ साथ, और श्रोताओं ने इस बात को महसूस भी किया होगा। काजल शर्मा जी, आपने सुदूर इंग्लैंड से हमारे लिए इतना वक्त निकाला और अपनी कला यात्रा पर, अपने कार्यों पर, दायित्वों पर, जिम्मेदारियों पर इतने विस्तार से आपने हमसे बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार प्रकट करते हैं आपका आकाशवाणी और विविध भारती वाराणसी की ओर से। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। मेरे लिए बहुत सौभाग्य, धन्यवाद। और देखिए, कभी भविष्य में बनारस आना हुआ तो रूबरू मुलाकात जरूर होगी। सबको बहुत बहुत नमस्कार।